भारत के राजनीतिक मानचित्र से मौर्यों के शासन का अंत होने से कई देशी और विदेशी शासकों का उदय हुआ, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित किया और लगभग 5 शताब्दियों तक उन पर शासन किया। तीसरी शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत में कुषाणों और दक्कन में सातवाहनों के आने के परिणामस्वरूप मौर्य काल में स्थापित विशाल साम्राज्य के विघटन की अवधि शुरू हुई। इसने कई छोटी शक्तियों और नए शासक परिवारों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसी पृष्ठभूमि के विपरीत गुप्तों ने अपने साम्राज्य की नींव रखी। मौर्यों के बाद छोटे छोटे प्रांतों में बिखर चुके उत्तर भारत को गुप्तों ने राजनीतिक रूप में एकीकरण का कार्य किया और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर किया। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र शहर थी। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी और 550 ईस्वी के बीच उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य का नक्शा इस तरह दिखता था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में की थी। इसका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक माना जाता है। इसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच था, जिसने 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया। इन दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इन दोनों के शासन से संबंधित कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है। यह राजवंश चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त आदि जैसे शासकों के साथ विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी से 330 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के सबसे पहले महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के महान राजा कहलाए। उन्होंने लिच्छवियों के साथ बेटी और रोटी का रिश्ता स्थापित किया। उन्होंने उस परिवार की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। महरौली लौह स्तंभ के शिलालेख में उनकी व्यापक विजय का उल्लेख है। यह लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास में ही पुनर्स्थापित है, जिसे दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल द्वारा मथुरा से दिल्ली लाया गया। समुद्रगुप्त संभवतः गुप्त वंश के शासकों में सबसे महान थे। समुद्रगुप्त ने 320 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख समुद्रगुप्त के शासनकाल का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारतीय सम्राटों के विरुद्ध कूच किया। समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ करके इसे वापस लाने वाले महानायक कहलाए। इन्होंने स्वर्ण और चांदी के सिक्के भी जारी किए। समुद्रगुप्त ने 8 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। कहा जाता है कि उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के रूप में सम्मानित किया गया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक शासन किया। बेटी और रोटी के रिश्तों के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से शादी की। वह मध्य भारत की एक नागा राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियां पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ उसकी लड़ाई थी। जीत के बाद इन्होंने शकरी नाम प्राप्त किया, जिसका अर्थ था शक का विध्वंसक। उन्होंने खुद को विक्रमादित्य भी कहा। उज्जैन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर और गुप्तों की वैकल्पिक राजधानी था। गुप्त साम्राज्य की महान संपत्ति सोने के सिक्कों की विविधता में प्रकट हुई है। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। फाहियान ने गुप्त साम्राज्य की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। कुमारगुप्त ने 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। इसने भी कई सिक्कों को जारी किया था और उसके शिलालेख पूरे गुप्त साम्राज्य में पाए जाते हैं। कुमारगुप्त ने भी एक अश्वमेध यज्ञ किया था। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का संस्थान बनकर उभरा। शक्तिशाली समृद्ध जनजाति, जिसे पुष्यमित्र कहा जाता है, ने इनके शासनकाल के अंत में गुप्त सेना को हराया था। इसके पश्चात स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया। मध्य एशिया के हूनों की एक शाखा ने हिंदुकुश पर्वतों को पार करने और भारत पर आक्रमण करने के प्रयास किए। स्कंदगुप्त, जिन्होंने वास्तव में हून आक्रमण का सामना किया था, उसने हूनों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और साम्राज्य को बचाया। इसके पश्चात के गुप्त शासक शक्तिहीन होने की वजह से गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ चला। इसके अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य: गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई और इसके कारण इसे स्वर्ण युग कहा गया। गुप्त काल में गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य को इंगित करने के लिए शून्य गुणांक वाले 10 की घातों का उपयोग किया।
त्रिकोणमिति की खोज इसी युग में हुई। महत्वपूर्ण खगोल घटनाओं में से एक आर्यभट्ट का सिद्धांत था कि पृथ्वी आकार में गोल है और चपटी नहीं है। आर्यभट्ट ने यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी प्रतिदिन अपनी धुरी पर घूमती है। गुप्त काल में संस्कृत प्राथमिक भाषा बनी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 कवि थे। इन 9 में से सर्वोच्च कवि कालिदास थे। रामायण और महाभारत का संकलन इसी काल में हुआ था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश और कुमार संभव जैसे महाकाव्यों की रचना की। हरिशेन इलाहाबाद प्रशस्ति, शूद्रक मृच्छट्टिका, विशाखदत्त मुद्राराक्षस, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा जिसमें ज्यामिति, त्रिकोणमिति और ब्रह्मांड विज्ञान के कई पहलुओं को शामिल किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र था और छात्रों के लिए छात्रावास प्रदान करने वाले पहले विश्वविद्यालयों में से एक था। झांसी के पास देवगढ़ में मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में मूर्तियां, स्कंदगुप्त का भित्री अखंड स्तंभ, ग्वालियर के पास बाघ की गुफाएं गुप्त कला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्त वंश का यह योगदान अभी तक अद्वितीय रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह प्रयास अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।